वो कहते हैं ना, जिन घरों में जितना ज्यादा पैसा होता है उन्हीं घरों में महानीच लीचड़ पैदा हो जाते हैं। और ऐसी ही लीचड़ थी घोष अंपायर की मालकिन नीलिमा घोष। ओएमजी, ऐसे कैसे वेस्टेज कर रहे हो तुम सब, रिडिक्यूलस। सॉरी मैम, वो सर ने क्लीनिंग करने को कहा था, वही कर रही हूँ। अब घर की गंदगी को बाहर तो निकालना पड़ेगा ना मैडम। कचरे को बाहर निकालना है वो तो मुझे भी दिख रहा है डफर। मैं वैक्यूम क्लीनर की बात कर रही हूँ। उसे यूज करने की क्या जरूरत थी? बिजली का बिल तुम्हारी सैलरी से दोगी क्या? मैम नहीं मैम, वो पिछले हफ्ते से हम वैक्यूम क्लीनर ही यूज कर रहे थे तो मुझे लगा। क्या? एक हफ्ते से? ओह, अब समझी। यहाँ सबकी चर्बी क्यों बढ़ी हुई है? एक हफ्ते में शहर से बाहर क्या गई, यहाँ सब अपनी मन मर्जियां चलाने लग गई। इस लापरवाही की क्या सजा दी जाए तुम्हें? तुम्हारी सैलरी से 3,000 रुपए कटते हैं। मैम चलो अब फटाफट झाड़ू उठाओ, और पोछे के लिए मॉपिंग यूज नहीं करना है, प्रॉपर पोछे से पोछा लगाना है, नीचे बैठकर। ओके? सौरभ की पुरानी शर्ट भिजवाती हूं मैं। नीलिमा की बात सुनकर प्रतिभा अपना मुंह नीचा कर बाहर गार्डन में आ जाती है। क्या हुआ बहन, डांट पड़ गई क्या? अरे पता नहीं, इतने पैसे लेकर ये घोष मैडम जाएगी कहाँ? आगे पीछे घूमकर खाने वाला इकलौता बेटा है, फिर इतनी बचत किसके लिए कर रही है बताओ? एक हफ्ते मैंने वैक्यूम क्लीनर यूज कर लिया तो 3,000 मेरी सैलरी से काट लिए, और कहती है मॉपिंग यूज नहीं करना है, मॉप घिस जाएगा भाई। सर ने यहाँ गार्डन में ट्रिपिंग फैसिलिटी लगवा दी है, फिर भी मैडम ने मुझे बैठने से मना कर दिया, तो जितनी देर ड्यूटी है उतने वक्त मुझे खड़े ही रहना होगा। तभी सौरभ मुस्कुराते हुए वहां आता है। चुप चुप, सौरभ भैया आ रहे हैं। मम्मा का है मोहन? मैडम तो अंदर है भैया। मेरी गाड़ी में एक लहंगा रखा है, अंदर ले आओ, और जरा आराम से लाना, इस घर की होने वाली बहू का लहंगा है, जरा भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी भैया, आप बेफिक्र रहिए। शोभा प्रतिभा, तुम दोनों क्या गप्पे लगा रही हो, चलो मेरे साथ। शोभा प्रतिभा दौड़ते हुए मोहन के साथ सौरभ की कार के पास पहुंचती है। कितना सुंदर लहंगा है ना, अमीर होना कितना अच्छा होता है नहीं बहन? और एक हम है जो घूम फिर कर व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहने खड़े रहते हैं। अभी 2 महीने पहले ही तो काम ढूंढ रही थी, भूल गई क्या? 5,000 रुपए के भी ला लेते तेरे घर पर। नहीं, मेरा मतलब इतने अच्छे कपड़े पहनकर झाड़ू पोछे का काम कौन करता है? मेरे घर तरफ सभी को लगता है मैं किसी ऑफिस में जाती है। अरे बाबा, फिर शुरू हो गई तुम दोनों, जल्दी चलो अंदर, मैडम नाराज हो जाएंगी। प्राची के लिए डिजाइन किया हुआ लहंगा सौरभ अपनी माँ को दिखाता है। बताओ मम्मा, कैसा लग रहा है? लहंगे में कोई कमी तो नहीं लग रही ना? अब तुमने पसंद किया है बेटा तो अच्छा ही होगा, और वैसे भी ये लहंगा मुझे थोड़ी ना पहनना है, तुम्हारी दुल्हन को पहनना है, उसे तो पसंद आया ना। उसके साथ ही तो गया था मम्मी, कितने सारे लहंगे रिजेक्ट करने के बाद ये लहंगा समझ में आया उसे। इसमें भी काफी वेरिएशन करवाने के बाद उसने फाइनल किया। वैसे ये लहंगा डायरेक्ट उसके घर जाने वाला था, पर मैंने सोचा ऐसे तो आप देख नहीं पाओगी, इसलिए मैं आपको दिखाने घर ले आया। वैसे हमारे घर की होने वाली बहू जिस लहंगे को पहनने वाली है वो कितने की पड़ी? कहीं अभी से पति तो नहीं बन गया ना तो, और पैसे बचाने लगा है? अरे नहीं मम्मा, पूरे 10 लाख का लहंगा है। ये हुई ना बात। पर फिर भी मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है बेटा, मैं एक बार डिजाइनर को कॉल करके थोड़े बॉर्डर्स ऐड करवा देती हूँ, फिर ले जाना। प्राची लकी तो बहुत है मम्मी, जो उसे तुम जैसी सास मिल रही है। सौरभ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और नीलिमा मुंह बनाकर लहंगे को निहारने लगती है। शादी का सारा खर्चा हम करें, दुल्हन को 10 लाख का लहंगा भी हम दे, इतना बड़ा एम्पायर इसलिए थोड़ी ना खड़ा किया था मेरे पति ने। अपने मायके से तो कुछ ला नहीं रही है और पसंद किया तो 10 लाख का लहंगा, बताओ। नीलिमा लहंगे पर लगा हुआ टैग देखती है और शोरूम में कॉल करती है। 10 लाख का लहंगा घोष एम्पायर में भेजा है आपने? सोच कर तो भेजते, हमारे घर में 10 लाख के लहंगे की जरूरत किसे है? मुझे लगा था मेरा बेटा आपकी दुकान पर घोष एम्पायर की होने वाली बहू के लिए लहंगा लेने जा रहा है तो कुछ अच्छा दिखाएंगे आप, पर नहीं, आपके दुकान में हाईएस्ट प्राइस का लहंगा 10 लाख का ही था। स्ट्रेंज, इस लहंगे को हमारे यहाँ भिजवा दिया। आई एम सो सॉरी मैम, मैं उस वक्त शोरूम में नहीं था, लगता है स्टाफ से कोई गलती हो गई है। मैं हायर प्राइस के लहंगे अभी भिजवाता हूँ। नहीं, आप कोई जरूरत नहीं है, हमने लहंगा बुक कर लिया है। अपनी बहू के लिए आए हुए 10 लाख के लहंगे को लौटाकर नीलिमा एक रेंटेड लहंगा मंगवा लेती है और उसे प्राची के मायके भेज देती है शादी के दिन।
OMG मम्मी, ये वो लहंगा नहीं है जो मैंने पसंद किया था, मैं इसे पहनकर मंडप में कैसे जाऊंगी। अब तो और कोई उपाय नहीं है बेटा, लगता है दुकानदार से कोई गलती हो गई। तभी मेकअप आर्टिस्ट कमरे में आती है। अब रेडी नहीं है मैम, अगर अभी मेकअप स्टार्ट नहीं किया तो वक्त पर आप रेडी नहीं हो पाओगी। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। बस अब गड़बड़ हो गया, मैंने आपको जिस लहंगे के बारे में बताया था वो लहंगा नहीं आया, गलती से दूसरा लहंगा आ गया है, अब मेकअप चेंज करना होगा। मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए, ये लहंगा आपके पिछले वाले लहंगे से डबल प्राइस का है और क्लासी भी है। आप आराम से बैठिए, मैं आपको तैयार करती हूँ। प्राची अच्छे से तैयार हो जाती है और शादी संपन्न हो जाती है। अगली सुबह नीलिमा प्राची के कमरे में आती है। अरे बहू, अभी तक तूने लहंगा पहना हुआ है, कपड़े नहीं बदले? कुछ जा ही रही थी मम्मी जी। अच्छा, तो जल्दी से कपड़े बदल ले, फिर इस लहंगे को मेरे कमरे में भिजवा देना। वो क्या ना, तुम्हारे घर से तो ये काफी महंगा लहंगा है, अब तुमने तो कभी इतने महंगे कपड़े देखे नहीं होंगे। प्राची कपड़े बदलती है और लहंगे को अपनी सास के कमरे में शोभा के हाथों भिजवा देती है। बड़े का लहंगा पहनने के लिए आप मान गई भाभी? हमारे यहाँ तो शादी का लहंगा किसी को दिया नहीं जाता, क्या पता कौन क्या करवा दे। मतलब आपको नहीं पता? यूं तो बिजनेसमैन हमारे सर है, पर दिमाग से असली बिजनेस हमारी मैम चलाती है। एक पैसे की फिजूल खर्ची उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने ये रेंट का लहंगा मंगवाया था आपके लिए। पर प्लीज आप इस बारे में किसी से कहिएगा मत, शायद मुझे भी आपको ये नहीं बताना चाहिए था। ये सुनते ही प्राची को समझ में आ जाता है कि लहंगे की अदला बदली कैसे हुई थी। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने के लिए प्राची किचन में जा रही थी कि उसकी सास उसे रोक देती है। अरे बहू, तू तो किचन में ऐसे जा रही है जैसे अंदर का सारा सामान तो अपने मायके से लेकर आई है। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो समझ ले पूरी रसोई साथ में लेकर आई थी। अब मायके वालों को तो हमारी फिक्र रहती है। खैर, मैं ये कह रही थी कि इस घर के नौकरों को खाने में कितना तेल जाएगा, कितना मसाला जाएगा, उसका सही अंदाजा है, तो तू बेकार में हाथ मत लगा, जा आराम से बैठकर खाना खा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, आज पहली रसोई है, कुछ तो बनाना चाहिए ना मुझे। बहू, एक बार मैंने मना कर दिया ना बेटा, बेकार में क्यों मेहनत करनी है तुझे, जाकर खाने के टेबल पर बैठ जा। प्राची को रसोई के बाहर ही छोड़कर नीलिमा चली जाती है और स्लैब पर होटल से आया हुआ खाने का डब्बा वो देख लेती है। होटल से खाना मंगाया किसने? हाँ, वो मैडम, ये डब्बा नया नहीं है, पुराना है। अच्छा, तो मुझे बताया जा रहा है कि क्या नया है और क्या पुराना है। मेरा मतलब है मैडम, शादी में कैटरिंग वालों ने शायद होटल का डब्बा इस्तेमाल कर लिया होगा, इसलिए लगता है जो सामान घर पर आया ना, उसमें गलती से कुछ डिब्बे भी आ गए। मुकेश जी से छुपाकर होटल के ही स्टाफ से शादी में कैटरिंग करवाई थी मैंने, और उन्हें ये पता नहीं चल जाए इसलिए कहीं भी होटल का कोई भी डिब्बा, कोई भी प्लेट इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो इस गलती की तो संभावना ही नहीं थी। तो शोभा जी, होटल से खाना मंगवाकर खाने के जुर्म में आपकी सैलरी से पूरे 4,000 कट जाते हैं। अरे मम्मी, ये मम्मी जी तो एक नंबर की कंजूस और चालबाज है। इतना बड़ा होटल है, चाहे तो सभी नौकरों को फ्री में खाना बांटते, पर एक डब्बे के पीछे 4,000 रुपये काट लिए। शोभा दी की बताओ, और शादी में जो लहंगा पहना था जिस पर 20 लाख का टैग लगा था, वो तो भाड़ी का था। यही बात मेरी सास कहती थी कि पैसे वालों का पैसा उनके लिए होता है, जब तक लड़की खुद कुछ अर्जित ना करे उनकी कोई पूछ नहीं। तुम बेफिक्र हो जाओ मम्मी, अब तुम्हारी बेटी कमाएगी भी और अपनी सास को दिन में तारे दिखाएगी भी। रात को प्राची सौरभ के साथ कमरे में होती है, तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। बीवी के आते ही माँ को भूल गया तो सौरभ? रात रात भर बैठकर अपनी माँ से पूरे दिन भर के किस्से साझा करता था, और अब वापस लौटा तो माँ को खबर भी नहीं है। वो माँ, बस मैं आ ही रहा था। कोई बात नहीं, पहले तू आता था, अब मैं आ गई। बहुत तेरी आंखों से लग रहा है तुझे नींद आ रही है, तो बाहर जाकर हॉल में कमर सीधी कर ले। वैसे भी हॉल की लाइट हमारी ऑन ही रहती है, तुझे रोशनी में सोने की आदत है ना, सही रहेगा तेरे लिए। इस तरह कभी कुछ करके नीलिमा अपनी बहू को ये एहसास दिलाती रहती कि कैसे वो बाहर से आई हुई है। कुछ दिनों बाद हमेशा की तरह नीलिमा घोष होटल एंड रेस्टोरेंट का चक्कर लगा रही थी, और स्टाफ पर नजर रखना और होने वाले हर छोटे से छोटे एक्स्ट्रा खर्च को रोकना, यही तो काम था उनका। मुकेश जी का बस चले ना तो इन नौकरों को सर पर चढ़ा ले। अरे भाई, कुक की सैलरी 20,000 कौन रखता है? कोई ना कोई तिगड़म लगाकर इनकी सैलरी कम करनी होगी। खुद ही खुद में दिमाग लगाती हुई नीलिमा यहाँ से वहां घूम रही थी कि भागता हुआ मोहन वहां आता है। गाड़ी छोड़कर होटल में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ड्राइवर की जगह तुझे क्या ले आती हूँ मैं, तू खुद को इस होटल का राजा समझने लगा। नहीं, वो बात नहीं है मैडम, होटल के गार्डन में 2-3 गाड़ियां आई हैं बड़ी बड़ी, वो लोग कुछ सेटअप कर रहे हैं।
क्या? नीलिमा भागते हुए जैसे ही होटल से बाहर आती है, अपनी आंखों के सामने एक झोपड़ा तैयार होता देखती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? गार्ड्स, इसलिए पैसे मिलते हैं तुम लोगों को। इन्हें अंदर कैसे आना दिया? तुम्हारी तनख्वाह से 2000 रुपये कटते हैं। इनके पास जमीन के कागजात थे मैडम, किसी नदी मैडम ने इन्हें यहाँ भेजा है, शायद मंत्री तक पहुंचे उनकी। क्या? मैडम, जो काम कर रहा है उसे होने दीजिए। अगर आपने इस काम में रुकावट डाल दी तो पता चला दुश्मनी में इन बड़े लोगों ने आपके होटल के अंदर हो रही है हेराफेरी को पब्लिकली ला दिया। मोहन भैया ठीक कह रहे हैं मम्मी, थोड़ी सी जगह की तो बात है, झोपड़ी तो बन रही है। झोपड़ी के चक्कर में हमारा होटल हमारे हाथ से चला जाए, उससे बेटर है कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं। पूरे 2 दिन तक उस झोपड़ी के बनने की तैयारियां होती रहती है और 2 दिन बाद होता है इनॉग्रेशन। नीलिमा अपनी गाड़ी से होटल की ओर बढ़ रही थी कि 100 मीटर पहले ही उसकी गाड़ी रुक जाती है और कारण होता है आगे लगी हुई लंबी लाइन। अरे गाड़ी आगे बढ़ाएगा कि तेरी सैलरी से 1000 रुपये काट लूं? अब इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? लगता है होटल में बहुत अच्छी ग्राहकी है, यहाँ तक लाइन लगी हुई है। झोपड़ी वाले के कदम तो बड़े अच्छे साबित हुए। अच्छा, तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दे, मैं पैदल निकल जाऊंगी। भीड़ को धक्का देती हुई सरकते सरकते नीलिमा आगे पहुंचती है और देखती है एंट्रेंस पर एक बड़ा बैनर लगा हुआ है, घोष ढाबे की ओपनिंग का। अरे वहां कहाँ बाबा, ये रहा घोष ढाबा। बाबा, इस नाम से तो मुझे मेरा पोता बुलाता है बेटा। अब तो तेरे ढाबे पर खाने रुकना ही पड़ेगा मुझे। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है बहू तूने? इस ढाबे पर तूने काम करना शुरू कर दिया? इतने बुरे दिन आ गए क्या तेरे? कमाई करनी अच्छी बात है, पर यही ढाबा मिला था तुझे? होटल के अंदर आने वाले लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तभी शुभा अंदर से बाहर आती है। क्या नीलिमा जी, आप भी इतनी पढ़ी लिखी सभ्य महिला होकर इस तरह बात करेंगी हमारी मैडम से? हमारी मैडम इस ढाबे पर काम नहीं करती, ये ढाबा उन्हीं का है, हमारी प्राची घोष मैडम का। पता है आपको यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ खाना सभी को दिल से परोसा जाता है और हमारी मालकिन का दिल आपकी इस बड़े से होटल से भी बहुत बड़ा है। खाती हो मेरा और गुणगान गा रही हो प्राची के। इस बात के लिए तुम्हारे पूरे 5000 रुपये। हर बात पर आप इतनी सैलरी काटती है मैडम कि 15,000 की सैलरी पर अब तक 18,000 रुपये काट लिए आपने। अब तो 3,000 मुझे आपको देने पड़ेंगे। जब प्राची मैडम से सैलरी मिलेगी ना, तब मैं आपको पैसे चुका देगी और अब से आप अपना काम खुद ही कर लीजिएगा। जब से वो प्रतिभा घर पर आई थी ना, तभी मुझे लग रहा था कि तेरे तौर तरीके बदल रहे हैं। प्रतिभा भी छोले भटूरे का प्लेट लेकर अंदर से बाहर आती है। अब क्यों कर रहे हो देरी, जब पाव भाजी के साथ छोले भटूरे है कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, तो तू भी यही है। देखती हूँ कितने दिन प्राची मैडम तुम दोनों की तनख्वाह देती है। इस बार प्राची ने ठान लिया था कि वो खुद के साथ साथ सभी स्टाफ के लिए मसीहा बनकर रहेगी अगली रात। ये सब क्या है सौरभ? हमारे रेस्टोरेंट में जहां रात के 12-12 बजे तक कस्टमर बैठे रहते थे, वहां आज 7 बजे ही ऐसी शांति पसरी हुई है। पता लगाओ मैनेजमेंट टीम क्या काम कर रही है तुम्हारी। ऐसे बैठकर वेटर को सैलरी देनी है क्या? अब मैं क्या बोलूं मम्मी, ये जब से बाहर ढाबा खुला है ना, कोई कस्टमर हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहता। वो तो होना ही था। इतने खूबसूरत होटल के सामने कोई ढाबा खोल देगा तो हाई प्रोफाइल लोग क्यों आना चाहेंगे हमारे होटल में? अब लगता है मुझे सास बनकर ही प्राची से बात करनी होगी। नीलिमा गुस्से से नीचे उतर कर जाती है और अपनी बहू के ढाबे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज लगाती है। मम्मी जी, ये आपका आलीशान बंगला नहीं है, मेरा ढाबा है। और बिजनेस के टाइम पर ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है क्या? बताइए क्या कह रही थी आप? अपना ढाबा यहाँ से हटा दे, हमारे कस्टमरों को दिक्कत हो रही है। क्या झूठ बोल रही है मम्मी जी आप? आपके होटल में स्टे कर रहे हैं 80% लोग सुबह से ही मेरे ढाबे पर खा कर जा रहे हैं। अभी अंदर भी बैठे हुए, चलकर देख लीजिए ना। क्या? खाना सच में बहुत अच्छा था प्राची, और खाने से ज्यादा वो अपनापन जो इस ढाबे में मुझे मिला, दिल खुश हो गया। हर हफ्ते समझ लो मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो जाती है और इस होटल में आकर स्टे करता हूँ मैं, पर यहाँ आकर भी वही अकेलापन मिलता है मुझे। पर आज तुम्हारे ढाबे पर आकर लगा कि कभी कभी घर से बाहर भी आपको अपनापन महसूस हो सकता है। और शोभा ने भी बड़ी अच्छी बात समझाई मुझे। आज मैं अपनी वाइफ से माफी मांगूंगा और उसे कल से लेकर आऊंगा तुम्हारे ढाबे पर। देखा मैडम, अपनापन कितना जरूरी होता है। सिर्फ पैसे पैसे करने से कस्टमर नहीं आते।
दांत पीसती हुई नीलिमा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। तभी मुकेश कमरे में आता है और बिस्तर पर जैसे ही लेटता है उसकी डकारें शुरू हो जाती है। आपने तो ऐसा कुछ खाना भी नहीं खाया और अब डकार पर डका लिए जा रहे हैं। क्या हो गया? आज कुक ने कुछ गलत बना दिया था? बताइए मुझे, तुरंत मैं उसकी सैलरी काटती हूँ। नीलिमा जी, अपनी नींद पूरी कीजिए वरना आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हो जाएंगे और इसी बहाने आप अपने डाइटिशियन का पैसा काट लेंगी। अगली सुबह नीलिमा की आंखें जैसे ही खुलती है वो देखती है घर पर कोई नहीं है, क्योंकि सभी पहले ही होटल पहुंच चुके थे। नीलिमा जैसे ही अपने होटल पहुंचती है ढाबे के बाहर एक लंबी लाइन देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या भंडारा करवा रही हो बहू, इतनी लंबी लाइन? अरे मम्मी आओ आओ। ये सब क्या है निधि? तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम अपनी भाभी के ढाबे पर आ गई। क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में कि हम खुद इस ढाबे पर आ रहे हैं, फिर क्यों ही कोई हमारे रेस्टोरेंट में आएगा? हाँ, तो किसकी साइड में है ये क्लियर कर दे, फिर मुझे भी समझ में आ जाए इस घर में कौन मेरा है और कौन नहीं। अपनी माँ को देखते हुए निधि अपनी भाभी की ओर उंगली दिखा देती है। फिलहाल तो भाभी की तरफ हूँ मम्मी, पर दिल आपकी तरफ है। सब समझ रही हूँ मैं। सौरव कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा। मैनेजर को पूरे होटल में ढूंढ लिया मैंने, वहां भी नहीं है। ये लोग वक्त पर काम संभालते नहीं, इसीलिए तो कस्टमर बिगड़ रहे हैं। मैनेजर तो अंदर ढाबे पर खाना खा रहा है मम्मी। क्या? नीलिमा अंदर जाती है तो अंदर सौरभ और मुकेश भी होते हैं और होटल के और स्टाफ भी। सॉरी मैडम, वो होटल का खाना इतना महंगा है कि गुजारा नहीं होता, और मेरी तो जिस हिसाब से आप तनख्वाह काटती है मैडम, मेरा तो यहाँ आना बनता ही था। 20 रुपए में छोले भटूरे खिला रही है प्राची मैम, और हमारी सैलरी तो फिर भी कुछ नहीं है। आप मैनेजर साहब से पूछिए, 50,000 की तनख्वाह में वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो दिन भर आप हमारे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है मैडम, और हर तीसरे दिन सैलरी काट देती है। मुश्किल से महीने के अंत में 5,000 रुपये भी नहीं बचते मेरे पास। अब मैं जरा बचत करना चाहता हूँ, इसीलिए प्राची मैडम के ढाबे पर आ जाता हूँ। ये सब क्या है मुकेश जी? आपकी कंजूसी का नतीजा। पैसे बचाने थे ना आपको, कभी घर पर खाना बनवाना छोड़कर तो कभी स्टाफ के पैसे काट कर, तो फिर यही होना था। नीलिमा समझ जाती है उसकी कंजूसी ने किस तरह सभी को उससे दूर कर दिया है, और इस दिन के बाद से नीलिमा बेकार की कंजूसी और बेकार का रौब हमेशा के लिए छोड़ देती है।